और मौज करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले जैसा कि सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम आईसीटी पढ़ रहे हैं, वो भी हायर एजुकेशन में, तो इसका उद्देश्य क्या है। इसको अगर हम समझेंगे इसके बाद फिर हम लोग रुक गया क्या प्रेजेंटेशन, हम लोग आईसीटी वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। जैसे होता है कि अगर एक सिंपल एग्जांपल देके बताऊं तो अगर आईसीटी पढ़ के आप जब एक प्रोफेसर बनने जाते हैं, किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। जैसे मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल लूँ तो हमारे यूनिवर्सिटी में जो टीचर वगैरह हैं उनको बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन वगैरह देने रहते हैं, जैसे देश विदेश में जा जाकर प्रेजेंटेशन देना है, तो एक सिंपल तरीके से अगर ये मैं बताऊं कि आईसीटी जब हम पढ़ते तो हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे जो है एक होता है ना कि कहीं भी प्रेजेंटेशन वगैरह हमें देने जाने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं आईसीटी। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। राहुल जी कोई दिक्कत हेलो, नहीं है, बिल्कुल सही है। तो रुकिए, एक मैं काम कर रहा हूँ, एक दूसरे मोबाइल से आऊँगा तब जाकर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। थोड़ा अभी आ रहा है फिर हट जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई अभी थोड़ा देर ठीक रहेगा, डिस्टर्ब हो जा रहा है। अभी देखिए ठीक होगा। हमें तो लग नहीं रहा कि हमें तो ठीक लग रहा है भाई। वहाँ पे पापा पहुँच रहा है क्या? आवाज बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत आ रही है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है पीछे से। ओके ठीक है। स्क्रीन प्रेजेंट है ना? बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट आपकी। तो सबसे पहले जो हम लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा है, वेलकम टू द 21st सेंचुरी एजुकेशन वेयर लर्निंग प्रोसेस इज रीडिफाइंड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पहले क्या था कि जो ट्रेडिशनल मेथड था लर्निंग का, जैसे जो बुक वगैरह पढ़ना, लेक्चर वगैरह जो टीचर आता था लेक्चर दे के चला जाता था, तो वो बहुत सारी चीज़ें बोरियत नहीं होता, बोरिंग टाइप का हो गया था। बट आज का समय जो है टेक्नोलॉजी का है, यानी कि जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, चाहे कोई भी पढ़ाई हम करते हैं, उसमें जो है टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपको टेक्नोलॉजी आज के समय में नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही पीछे जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बात भी बोला था कि अगर आपके एक हाथ में भगवत गीता है तो दूसरे हाथ में आपको टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। यानी आज का ये जो समय है ये टेक्नोलॉजी का समय है, और हम योगी हैं तो हमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने आना चाहिए, यानी कि मॉडर्न योगी की तरह हमें जो है रहना है। ठीक, तो अगला जो टॉपिक है, व्हाट इज आईसीटी, यानी आईसीटी क्या होता है। तो आईसीटी का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे, क्योंकि जो डिफिनीशन वगैरह दिया गया है फुल फॉर्म में ही होता है। हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा जानने के चक्कर में जो चीज़ें सामने रहती है उसको भूल जाते हैं। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या दिया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या कि जब हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कोई चीज़ इंफॉर्मेशन देना है किसी को या कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है दैट इज आईसीटी। यानी कि जो डिफिनीशन वगैरह दिया गया है वो इसके फुल फॉर्म में ही दिया गया है, हमें बाहर से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं लेना है। अब इसमें देखिए कुछ टर्म दिए गए हैं जो आईसीटी को डिफाइन करते हैं कि आईसीटी का आज के समय में क्या क्या यूज है। तो इसमें जो एक पहला पॉइंट दिया है, सप्लायर मैनेजमेंट। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह या ऑनलाइन बाइंग वगैरह, कोई चीज़ आपको जो परचेज करना है या कोई चीज़ बाय करना है, तो उसके लिए जो है हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐप वगैरह है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आईसीटी का सप्लायर मैनेजमेंट में भी यूज होता है। ईडीआई यानी कि जब हम कोई, जैसे जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह हम करते हैं, हमें अगर कोई ट्रेन बुक करना है तो हम यहाँ से अपने मोबाइल से ट्रेन को बुक कर सकते हैं, या हमें किसी मूवी देखने जाना है तो हम घर बैठे ही मूवी बुक कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है व्हीकल ट्रैकिंग। व्हीकल ट्रैकिंग यानी कि जैसे होता है ना कि जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में भी जो बसें होती हैं वहाँ पे जो है जीपीएस वगैरह लगा रहता है, जिससे जो है यूनिवर्सिटी के जो मेन जो एचओडी वगैरह होते हैं, जो मेन मैनेजर होते हैं, वो देखते रहते हैं कि हाँ बस कहाँ तक पहुँची है, बसें सुरक्षित है कि नहीं है, बस कितना समय ले रहा है पहुँचने में। तो व्हीकल ट्रेनिंग का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। रूटिंग, जैसे होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें रास्ता पता है नहीं कि हमें जाना कहाँ है,
तो हम लोग तुरंत जीपीएस वगैरह ऑन करते हैं तो हमें वहाँ पे लोकेशन मिल जाता है कि एग्जैक्टली हम है कहाँ पे और हमें जाना कहाँ पे है। तो इसका इस प्रकार भी कर सकते हैं। डिलीवरी शेड्यूलिंग होता है, कोई चीज़ डिलीवर वगैरह करने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आप जो ऑनलाइन परचेज वगैरह करते हैं तो आप तक पहुंच आता है, तो डिलीवरी वगैरह का भी प्रोसेस इसमें हो सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें होता है आईसीटी वगैरह में, और बार कोडिंग होता है। जैसे अब बहुत लोग ऐसे भी हैं, अब गर्लफ्रेंड के साथ गए, अब उनके पास कैश है नहीं, तो अब गर्लफ्रेंड को तो खुश करना ही है, नहीं तो गर्लफ्रेंड बोलेगी ही नहीं ना मेरा बाबू खाना खाया कि नहीं। तो गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी का भी यूज आना चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं तो गर्लफ्रेंड भी रूठ जाएगी। यानी कि बार कोडिंग, जब हम गर्लफ्रेंड के साथ गए वहाँ पे बार कोडिंग करके वहाँ पे जो पेमेंट वगैरह कर देते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह जो हो गया, इन्वेंट्री इन्वेंशन वगैरह अगर हम कोई कर रहे हैं तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज है, क्योंकि इन्वेंशन वगैरह में भी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बहुत सारे बेसिक जो इन्वेंशन वगैरह के टर्म्स उसको जान सकते हैं। एड्रेस सिस्टम वगैरह, अगर आपको कहीं का एड्रेस वगैरह जानना है, जैसे अगर आपको यहाँ से मसूरी जाना है या देहरादून जाना है तो वहाँ पे जो है हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट में बचा है फ्री एट ऑडिटिंग, यानी कि जो इनकम वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे आज के समय ऑनलाइन इनकम वगैरह भी जो चीज़ें हो, इनकम ट्रांजेक्शन वगैरह उन सारी चीज़ों का। तो अभी हम लोगों ने ये सारे पॉइंट को समझने का प्रयास किया कि आखिर इन सब पॉइंट्स में हमारी डेली लाइफ में किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप एक मिनट ध्यान से सोचेंगे तो हम लोग ये समझ में आएगा कि हम लोग की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। आजकल ये भी बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी, मोबाइल इज द सेकेंड हार्ट। अभी तो मैं एक ही हार्ट सुना था, सेकेंड हार्ट भी आ गया, हो सकता है सही सेकेंड हार्ट है। तो मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा स्थान ले लिया, मतलब उसका प्लेस बहुत ही ज़्यादा हो चुका है टेक्नोलॉजी का। हम लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के गिरफ्त में आ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब आईसीटी रिवोल्यूशंस इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21st सेंचुरी में आईसीटी रिवोल्यूशन, यानी आईसीटी में क्या कैसे रिवोल्यूशनरी परिवर्तन आया। तो अब इसमें देखते हैं आईसीटी से रिलेट में जैसे 21st सेंचुरी में आईसीटी में क्या क्या रिवोल्यूशन आया है, उस पर हम लोग आगे फोकस करते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है ई गवर्नमेंट, यानी आज के समय में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट भी बहुत जो भी ऐप वगैरह निकालती है या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम रहती है, वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। पहले क्या था कि पहले कागज़ वगैरह पेपर वगैरह वर्क होता था, बट आज के समय जो टाइम पूरे तरह से बदल चुका है। अब गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी आती है, जो भी स्कीम आती है, जो भी योजनाएं आती हैं, सब जो है ई गवर्नमेंट के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, जो ऑनलाइन चीज़ें होती रहती हैं। दूसरा ई बिजनेस। ई बिजनेस, आप लोगों ने बहुत सारे बिजनेस देखा होगा, ऑफलाइन भी होते हैं, बट आज के समय में बहुत सारे बिजनेस जो है ऑनलाइन वगैरह भी हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं। बहुत सारे, एक मेरा दोस्त है वो जो है इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का करता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस जो होगा मोस्टली जो है ऑनलाइन वगैरह हो चुके हैं। और बिजनेस, बहुत सारे जो बिजनेस के ऐप वगैरह आते हैं, चाहे बेसिस का बिजनेस हो, चाहे आरसीएम का बिजनेस हो, चाहे एमवे का हो, तो बहुत सारे मार्केटिंग कंपनियां जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए। ई लर्निंग वगैरह का है, यानी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आज के समय में जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन वगैरह है, सब जो है ऑनलाइन हो चुका है इस समय। अब जैसे छोटे बच्चों के का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो अगर टीचर आके क्लास में पढ़ा के चला जाता तो उतना इफेक्टिव नहीं होता, बट अगर हम उसको एक प्रोजेक्टर के द्वारा या अलग अलग बहुत सारे स्कूलों में जो एक मोटिवेशनल मूवी दिखाई जाती है जिससे बच्चे मोटिवेट हो, तो यानी कि टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब देश बढ़ भी रहा है और इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी बढ़ चुका है ई लर्निंग के द्वारा। आगे हम लोग ई लर्निंग पे और ब्रॉड तरीके से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ई हेल्थ। ई हेल्थ यानी कि आज के समय में आप देखे रहेंगे कि हेल्थ को तो प्रियोरिटी बहुत पहले से ही दिया जाता है। हमारे आयुर्वेद में बात करूँ या योग में, तो हेल्थ को प्रथम सुख निरोगी काया माना गया है। बट अभी कोरोना वायरस के बाद से लोगों ने थोड़ा सा, अभी पूरी तरह से जागरूक हुए नहीं, थोड़ा बहुत लोगों ने जो है हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सीरियस हुए हैं। तो अब जो है ई हेल्थ यानी कि जो हेल्थ को लेकर जो अलग अलग ऑनलाइन योगाभ्यास वगैरह कराया जा रहा है, जो वर्कशॉप ऑनलाइन वगैरह बहुत सारे हो रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का कोरोना के समय में, क्योंकि
ज़्यादा भीड़ भाड़ तो करना है नहीं, तो इसीलिए ई हेल्थ यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ जो ऑनलाइन वगैरह चीज़ें होती हैं इसका इम्पोर्टेंट बढ़ा है। डिजिटली आदमी जो है चीज़ों के प्रति आगे बढ़ा है। ई हेल्थ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ई आइडेंटिटी। अब जैसे होता क्या था कि पहले क्या था कि हम लोग अपनी मार्कशीट वगैरह लेके नहीं होता इधर उधर जाते थे। अब क्या है बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिससे जो है आप उनमें जो उस ऐप को यूज करके जो है आप अपना आधार कार्ड उसमें सेव रख सकते हैं, हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट वगैरह सेव रख सकते हैं। तो ई आइडेंटिटी यानी जितने भी टर्म्स को हमने अभी तक समझने का प्रयास किया है, यह 21st सेंचुरी में एक रिवोल्यूशनरी परिवर्तन लाया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिफिनीशन ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी का डिफिनीशन देखेंगे कि आखिर यूनेस्को ने क्या दिया है और जो दो हैं उनके द्वारा आईसीटी का डिफिनीशन क्या दिया गया है। यूनेस्को डिफाइंस आईसीटी एज द साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड द मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड टू हैंडल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विथ मैन एंड मशीन। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी पहले ही बता दिया था कि आईसीटी का जो फुल फॉर्म है उसी को वही उसका डिफिनेशन यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना या टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ये आईसीटी ही है। बट यूनेस्को ने थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई करके बताया है कि जब आदमी और मशीन के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है विथ साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन उसमें रहता है और मैनेजमेंट टेक्निक की तरह, यानी कि जब आदमी जो है मशीन और आदमी के बीच का जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट टेक्निक, इसी को बोलते हैं आईसीटी अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। ठीक। और दूसरा जो डिफिनेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द डिजिटल वीडियो टेक्निकल ग्लोसरी, इनके द्वारा क्या बोला गया है, आईसीटी इज द कंप्यूटिंग एंड communication facilities and features that support teaching, learning and range of activity in education। यानी आईसीटी का उद्देश्य क्या है कि कंप्यूटिंग वगैरह के लिए भी आसान, कंप्यूटिंग यानी कि जो कैलकुलेशन वगैरह है, कंप्यूटिंग यानी 0-1 की जो भाषा है, कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, और कम्युनिकेशन वगैरह के लिए भी है। यानी जो अकॉर्डिंग टू डिजिटल वीडियो टेक्निकल ग्रोसरी है इसके अनुसार ये बोला जा रहा है कि जो टीचिंग, लर्निंग या एजुकेशन में आईसीटी का जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान इसमें है, इसका ये मतलब है। ठीक। और नेक्स्ट है द यूके नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट इन 2000 डिफाइंस, इनके अनुसार क्या बोला गया, आईसीटी एज टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका यूज टू यानी कि जिसका प्रयोग किया जाता है हैंडल इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो तीन जो डिफिनीशन बताई गई है उसमें जो मेन चीज निकल के आ रही है, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि आईसीटी का जो फुल फॉर्म है उसी में उसका डिफिनीशन छुपा हुआ है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि कोई आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं या आप कम्युनिकेट कर पाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, चाहे मैन से मैन का कम्युनिकेशन हो चाहे मैन से मशीन का कम्युनिकेशन हो, वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो जो आती हैं आईसीटी के अंतर्गत। ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आईसीटी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने देखा था सैंपल पेपर में तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछ देता है, तो मैंने इसको प्रायोरिटी दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है इफिशियंसी, इफिशियंसी में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे हो गया फास्टर, हो गया ये फास्टर है, चीपर है, फीवर स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टेप नहीं होता, चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, लेस पीपुल लेस पेपर वर्क होता है, इफिशियंसी हो गया है। इफेक्टिवनेस में क्या क्या है, मोस्ट इंटरेक्टिव होता है, फीवर इरर होता है, कस्टमाइज होता है, पर्सनलाइज्ड होता है, अचीवेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सर्चेबल होता है। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखिएगा माइंड में, रोज देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। इनोवेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या, न्यू प्रोडक्ट वगैरह हो गया। हेलो, मेरी आवाज पहुंच पा रही है राहुल जी? जी भैया। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी आ रही है आपकी आवाज। पीपीटी वगैरह हट गई थी ना? हाँ हट गई थी। हाँ जी, अभी हट गई थी। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी आ रहा है, थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, थोड़ा सा स्लो। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो दिया गया था इफिशियंसी के बारे में, इफेक्टिवनेस के बारे में, इनोवेशन के बारे में, इसको मैंने पढ़ दिया। आप इसको जो है एक बार देखते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ देता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आईसीटी, आईसीटी के टाइप्स क्या हैं? सबसे पहला है रेडियो, दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है टेलीफोनी यानी लैंडलाइन या मोबाइल बोल सकते हैं, और नेक्स्ट है कंप्यूटर, और लास्ट है इंटरनेट। ये जो टाइप्स ऑफ आईसीटी है, ठीक, मतलब इनके द्वारा जो है हम डिजिटली जो चीज़ें हैं उसका यूज़ वगैरह करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आईसीटी ए फोकस फॉर द टीचर। अब इसमें क्या है कि अब आईसीटी आया, अब टीचर के लिए किस प्रकार हेल्पफुल है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है ऑफर्स न्यू वेज ऑफ टीचिंग द सेम थिंग। अब जैसे क्या है कि जब से टेक्नोलॉजी आई तब होता क्या कि पहले भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ते थे, अब जब टेक्नोलॉजी भी आया है तो अब थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ते हैं। अब टीचर को भी इंटरेस्ट रहता है पढ़ाने में, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी में जो नए नए फीचर्स आए हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो एक आया है, बहुत पहले का ही आया हुआ है, बायजू ऐप्स। उसमें क्या है कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखा जाता है। अगर हम लोग कोई भी सिद्धांत पढ़ेंगे, न्यूटन्स का लॉ अभी तक हम लोगों ने बुक में पढ़ा था, अब जब उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो टीचर भी जब पढ़ाता है ऑनलाइन कोर्स वगैरह तो उसमें उसको भी जो है उसी चीज़ को पढ़ाने में बार बार मज़ा आता है। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नहीं होता है कि क्लासरूम में पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऑफर्स न्यू वेज ऑफ टीचिंग द सेम थिंग, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है इनेबल्स ए फोकस ऑन ईच एंड एवरी चाइल्ड लर्नर्स स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। अब होता क्या था कि पहले क्या था कि अब बहुत सारे बच्चे, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते थे, टीचर उतना फोकस कर नहीं पाता था। बट आज के समय में क्या है कि अब मान लीजिए टीचर कोई प्रोजेक्टर वगैरह चला दिया, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब होता क्या है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तब टीचर सब पे एक होता है ना, फोकस कर सकता है कि हाँ कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा शरारती है, कौन बच्चा आईएएस बनेगा, कौन बच्चा पीसीएस निकालेगा, और कौन बच्चा जो है नेता बनेगा। तो टीचर जो है सबके ऊपर फोकस कर सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी के आने के कारण क्या है कि अब एक जो है बच्चों पे एक जो है टीचर का एक फोकस जो है बढ़ गया है। और जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, सेव टाइम्स इन लेसन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब होता क्या है कि जैसे हम लोग क्या है कि कोई भी टीचर हो, जैसे राहुल आर्या का ही अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो अब क्या है कि अब राहुल आर्या जो पढ़ाने से पहले बहुत पीपीटी वगैरह बनाने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, किसको किसको क्या करना है, तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आसान हो गई। नहीं तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल रहता है, लेसन लिखना, फिर बहुत सारी चीज़ें। अब टेक्नोलॉजी के कारण लेसन प्लानिंग आसान हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का जो मैनेजमेंट का काम आसान हो चुका है। ऑफर्स ए मोर कम्प्रहेंसिव अप्रोच टू द असेसमेंट। अब होता क्या है, जैसे पहले क्या था कि जैसे हम लोगों में क्या है कि अभी तक बीएससी वगैरह में जो था फाइल वगैरह लिखने को रहता था, मतलब लिखने वाला फाइल। बट अब जब हम एमएससी में आ गए तो हमारे टीचर ने बोला कि अब लिखने वाला काम खत्म करो, अब जो पीपीटी वगैरह मतलब ऑनलाइन चीज़ों को लेके चलो, पीपीटी वगैरह बनाने का मतलब डिजिटली चीज़ों को ले लिया जा रहा है। तो इसका आईसीटी का आने से ये टीचर को भी एक जो है आराम से चेक करने में भी आसानी हो जाती है। और लास्ट है रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक बर्डन ऑन द टीचर्स। मतलब होता क्या था कि पहले जो टीचर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता था, किस बच्चे को पढ़ाना, ये होमवर्क चेक करना है। अब क्या आप जानते होंगे कब जो एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है, जैसे मान लीजिए यूजीसी का ही एग्ज़ाम वगैरह ले लिया जाए, तो अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो एग्ज़ाम वगैरह होता तो टीचर को बैठ के चेक करना पड़ता है कि ऑप्शन ए वाला ये सही है, ऑप्शन बी वाला ये सही है। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी का आने का क्या है कि आंसर शीट रहेगा, उसको एक बार में लगाएगा, सब एकदम पता चल जाएगा कि हाँ किसका जीआरएफ हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई, टीचर के लाइफ में भी जो है बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो गए, सिंपलिसिटी आ गई है। अब हम लोगों ने टीचर के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग स्टूडेंट यानी कि जो लर्नर्स यानी कि हम सब के लाइफ में अपने से खुद मतलब खुद से कोरिलेट करके चीज़ों को चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आईसीटी ए फोकस ऑन द लर्नर, यानी कि हम लोगों के लाइफ में यानी जो हम लोग लर्नर्स हैं, हम लोगों के लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आया आईसीटी के आने से। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आया है अलाउइंग इंडिपेंडेंस इन लर्निंग, यानी हम इंडिपेंडेंस हो गए। पहले क्या था कि जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो विदाउट टीचर वी कांट रीड। अब क्या हो गया कि अब जैसे अब होता है ना कि एक दिन क्लास नहीं जाऊंगा तो क्या दिक्कत पड़ेगा, टेक्नोलॉजी तो है, यूट्यूब से देख लूँगा वीडियो। आज मेरी क्लास नहीं ली तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो बाद में देख ही लूँगा, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तो हम लोग जो है इंडिपेंडेंस हो गए हैं सीखने के लिए, यानी कि जो आज नहीं आया है उनके मन में ये तो पक्का है कि मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पे जाएगी तो सभी लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी।
और दूसरा जो पॉइंट है डेवलपिंग कोलाबोरेटिव एंड टीम वर्किंग स्किल, यानी कि टेक्नोलॉजी के आने से क्या होगा कि जो है कोलाबोरेशन की, यानी एक जो आपसी नहीं होता सहयोग की भावना भी बढ़ी है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो मैं राहुल आर्या से नहीं मिलता, और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, आप सभी लोगों से भी नहीं मिल पाता। तो एक कोलाबोरेशन की भावना बढ़ी, टीम वर्किंग स्किल बढ़ी है। जैसे महर्षि दयानंद का ले लिया जाए एग्जाम्पल, तो अब टेक्नोलॉजी आया है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी लोग, उस दिन मैं देखा था पेपर सेकंड के लिए जब लिस्ट में नाम दिया जा रहा था, लोग कितने उत्साहित थे। ये उत्साह जो वर्किंग स्किल को दिखाता है कि आपका वर्किंग स्किल कितना बढ़िया है, आपका कोलैबोरेटिव कितना बढ़िया, कोलैबोरेशन कितना बढ़िया एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सब टेक्नोलॉजी ही है। जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं सब रोज़ हम डेली उन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। हम लोग के लिए कोई नया नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग एंगेजिंग द लर्नर। अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ कि हम लोग, एक होता मोटिवेशन की भावना, इंगेजमेंट यानी इंटरेक्टिव, यानी कि एक इंटरेस्ट है कि हाँ यार मुझे करना है। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास जो नहीं होता कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो वायरल होती है, उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के रहते हैं या गर्ल्स रहती हैं, वो जो है नहीं होता कि डांस वगैरह हो या पढ़ाई हो बहुत ही अच्छा कर लेते हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी मोटिवेट होकर खुद से। जरूरी नहीं है कि किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ें या बड़े स्कूल में पढ़े या बड़े विदेश में जाके पढ़े तभी वो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की यूज करके हम बहुत बेहतर से बेहतर मोटिवेट हो सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं सारी चीज़ों का। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑफरिंग पर्सनल अप्रोचिंग टू लर्निंग, यानी हम लोग खुद को एक मोटिवेट कर सकते हैं। एक पर्सनल अप्रोच होता है कि हाँ मुझे ये सीखना है। अगर मुझे प्रैक्टिकल सीखना है तो हाँ मैं यूट्यूब से स्टेप बाय स्टेप सीखूंगा। मुझे बायोमैकेनिक्स सीखना है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बायोमैकेनिक्स तो वैसे हर जगह नहीं पढ़ाई जाती, बट यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बायोमैकेनिक्स वगैरह पढ़ाई जाती है। बट यह है कि अब जो है आप लोग अगर चाहें तो बायोमैकेनिक्स को यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिया गया बायोमैकेनिक्स का। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनलीजिंग क्रिएटिविटी इन लर्निंग। अब होता क्या है कि टेक्नोलॉजी के आने से हमारे अंदर जो बहुत सारी क्रिएटिविटी बढ़ गई है। पहले होता है, जैसे इस बार हुआ क्या था कि मैं एग्ज़ाम वगैरह, इंटरनल मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं जो है नहीं होता है कि जैसे मैं बीएससी में लिखता था कि हाँ पूरा काफ़ी भर देना है बढ़िया से, हाँ टीचर को लगे करे लड़का खूब लिखा है, खूब बहुत ज़्यादा ज्ञान है। बट हुआ क्या था कि नंबर कम आ गया दाव उल्टा पड़ गया। मैं कहा कि गलती कहाँ हुई, तो मैंने सर से जाकर पूछा, सर मैंने तो सही लिखा था, फिर नंबर कम कहाँ से आ गया। बोले प्रणव देखो, अब तुम एमएससी का लेवल है, बीएससी को छोड़ दो, बीएससी में ऐसा लिखा जाता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्रिएटिविटी कैसे उसमें शामिल किया जाए। जैसे हम लोग जो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं तो उसका हाईएस्ट लेवल है, तो उसके बारे में हम लोग लिखने से बढ़िया क्या है कि मेरे टीचर ने बताया कि एक डायग्राम बनाया जो है ट्री, एक होता है कर्म ट्री बनाया, कर्मा ट्री, उसके द्वारा बताया कि हाँ देखो प्रणव ऐसे थोड़ा क्रिएटिविटी शामिल करो उसमें तो चीज़ें और बेहतर होंगी। तो मैंने उस चीज़ों को सीखा और इस बार मैंने अप्लाई भी किया है बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी को। तो यानी कि मैं जो टेक्नोलॉजी के यूज करके जो है बहुत सारी क्रिएटिविटी को सीखा, मैंने सर्च किया गूगल पे, मैंने यूट्यूब से देखा कि मैं अपने अंदर क्या क्रिएटिविटी ला सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग करके जो है मैंने ज़्यादा बेहतर से बेहतर इस बार एग्ज़ाम भी दिया है। तो ये जो पॉइंट है मैंने आप सभी से डिस्कस किया है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? एक बार कोई रिप्लाई कर दे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आ गया जी, ठीक है जी आ गया। सभी को समझ में आ रहा है? कोई किसी को ना समझ में आया तो एक बार अभी तक जहाँ भी पढ़ाया गया एक बार पूछ सकता है। मैं चाह रहा हूँ सबको समझ में आ जाए अच्छे से, वो भी सिंपल तरीके से। सभी लोग समझ में आ रहा है? राहुल जी? हाँ जी, प्रणव जी आ रहे हैं, ठीक है, मैसेज आ रहे हैं सभी को। क्योंकि मुझे मैसेज वगैरह नहीं दिख रहा है। हाँ इसीलिए मैं बता रही हूँ, आ रहे हैं, आप बताइए आगे। ठीक। आगे है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। अब देखिए अब समय के साथ साथ मैं बोला था ना एजुकेशन वगैरह में भी डिजिटली चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो अब हायर एजुकेशन में अगर डिजिटल इनिशिएटिव लाया गया है, यानी डिजिटली चीज़ों को लाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है। तो अब इसको जैसे होता है कि बेसिक, यहाँ पे लिखा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर, यानी जो बेसिक हायर एजुकेशन का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो है डिजिटल इनिशिएटिव लाया गया है।
इसका एक लाइन में माइंड में रखिएगा, इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ कीवर्ड्स को याद रखना है, कुछ मेन टर्म्स को याद रखना है, सब नहीं पढ़ना है, समय भी बहुत कम है, थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को देखना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे जो लाइन लिखा गया, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर, यानी हायर एजुकेशन सेक्टर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसके लिए जो है डिजिटल इनिशिएटिव जो है लाया गया। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ई लर्निंग। ई लर्निंग जैसा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी जो हम लोग ऑनलाइन जो भी सारी चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए, अब इसको तैयार करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अब बहुत सारे लोग आप में से ये भी होंगे कि लोग पढ़ रहे होंगे, करीब पूरा पढ़ना है, 5-6 लाइन है तो इसको पूरा पढ़ने पता समझ में आएगा कि नहीं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू, क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ बयां है। हम लोग अभी क्रिएटिविटी की बात किए थे, अब हम लोग ई क्रिएटिविटी की ऑनलाइन जो क्रिएटिविटी को ही अडॉप्ट करेंगे। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया है बुक प्लस यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप बराबर दिया है, एक बच्चा पढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बुक का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और लैपटॉप यानी कि टेक्नोलॉजी की बात किया है, बराबर जो हम सीख रहे हैं, यानी कि जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसी को बोलते हैं ई लर्निंग। इस पिक्चर को माइंड में याद रखिएगा, माइंड मैपिंग, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक। यानी कि बुक यानी कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है, यहाँ पे लैपटॉप यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जब हम इसका दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो होता क्या है, हमें जो है ई लर्निंग, यानी कि हम जो ऑनलाइन जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। ई लर्निंग का मेन मतलब ये है। इस पिक्चर को याद रखिएगा, पूरे को मत पढ़िएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होने लगेगा। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लर्निंग। आखिर जो हम लोग ई लर्निंग की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं? तो स्पेशली ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिंक्रोनिमस और दूसरा है एसिंक्रोनिमस। अब दोनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। सिंक्रोनिमस, अब देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस सिंपल तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, जितना चीज़ें मौज में समझ में आए उतना बेहतर है। सिंक्रोनस यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं ऑनलाइन यानी जैसे इसमें दिया है वर्चुअल क्लासरूम हो गया, वर्चुअल क्लासरूम जैसे हम लोग इस समय ले रहे हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो गया, चैट ऑनलाइन यानी चैट भी तो ऑनलाइन रहता है, वेबिनार वगैरह हो जाता है जो ऑनलाइन वगैरह होता है, एप्लीकेशन शेयरिंग हो गया, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम कोई भी लर्निंग हम ऑनलाइन वगैरह रहते हुए सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनिमस लर्निंग। ठीक, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं जैसे वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट हो गया, वेबिनार्स हो गया, एप्लीकेशन शेयरिंग हो गया, इन टर्म्स को याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है, एग्जाम्पल वगैरह देके। तो सिंक्रोनिमस लर्निंग ये हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाला एसिंक्रोनमस लर्निंग। इसमें क्या है कि ऑफलाइन की बात होगी, पहले में सिंक्रोनमस यानी ऑनलाइन, इसमें ऑफलाइन यानी कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं जो ऑफलाइन वगैरह हो, जैसे सेल्फ पेज ऑनलाइन कोर्स वगैरह हो गया, डिस्कशन फोरम एंड ग्रुप हो गया, मैसेज बोर्ड हो गया, ईमेल हो गया, ब्लॉग हो गया, डिस्कशन फोरम हो गया, CD DVD हो गया। अब जैसे लास्ट में जो एग्जांपल दिया CD DVD, जैसे बहुत सारे CD वगैरह स्कूल में मिलते हैं, उसमें क्या है कि पहले से इन्फॉर्मेशन फिक्स रहता है, मतलब पहले से इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में दिया रहेगा, तो आप उस CD का यूज करके जो है साइंस के बारे में जान सकते हैं। यानी कि एसिंक्रोनस में क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं ऑफलाइन रह के, और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ऑनलाइन वगैरह रहते हुए। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दोनों में दिए हैं उसको याद रखिएगा। और बहुत सारे सैम्पल पेपर में ये भी देखा हूँ, एसिंक्रोनस में ये पूछ देता है कि स्किल ट्रेनिंग वगैरह, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, ये 3 टर्म को याद रखिएगा। एसिंक्रोनस लर्निंग में इसका यूज होता है। ये जो 3 मैंने वर्ड बोला है, स्किल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और फाइनेंशियल ट्रेनिंग, ये 3 वर्ड याद रखना है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया उसको याद रखिएगा। और इसमें भी जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट हो गया, वेबिनार्स हो गया, एप्लीकेशन शेयरिंग हो गया, इन सारी चीज़ों को याद रखना है। हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और सही डायरेक्शन में पढ़ना है, तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती है। और हमेशा खुश भी रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं अब व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, अब देखिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्योंकि हमारा माइंड जो है पिक्चर को जल्दी पकड़ता है और हमेशा के लिए सेव हो जाता है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर मैं 15 साल या 20 साल बाद भी पूछूं तो चीज़ें आप सेम एज इट इज आप बता दें मुझे।
तो हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि आखिर ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें दिया है ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग यानी कि जो फेस टू फेस लर्निंग होता है, और ऑनलाइन लर्निंग जानते ही हैं जो हम लोग ऑनलाइन लर्निंग वगैरह जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चीज़ें सीख रही हैं। तो ब्लेंडेड लर्निंग में स्पेशली होता क्या है, इसमें जो हम फेस टू फेस तो सीखते ही हैं, और ऑनलाइन लर्निंग देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको बड़ा करके बता रहा हूँ। जो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग में जो है ट्रेडिशनल लर्निंग भी आएगा, ऑनलाइन लर्निंग भी आएगा। दोनों को देखिए, दोनों को कंबाइन करके ब्लेंडेड लर्निंग हो चुका है, यानी कि इसमें दोनों चीजें आएंगी। ठीक, आपको समझ में आया सभी लोगों को ये वाला? मैडम जी थोड़ी सी जी, स्पीड स्लो करो, बहुत फास्ट हो रहा है। ज्यादा फास्ट हो रहा है? हाँ बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या है कि जो जैसे हम लोग फेस टू फेस चीज़ें सीखते हैं, ऑनलाइन लर्निंग में क्या है कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह के द्वारा हम चीज़ें सीखते हैं। तो अब देखिए मैं डायग्राम आपको बड़ा करके बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी जब फेस टू फेस लर्निंग भी हो और जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग भी हो, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ जी। यस जी। ओके, थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा हो गया। ओके, अच्छा अभी तक जितना पढ़ाया गया है, हो सकता है मेरी स्पीड फास्ट रही हो, तो अभी तक जितना पढ़ाया गया, अगर किसी को कुछ समझ में ना आया तो एक बार बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। टाइप्स ऑफ लर्निंग एक बार बोल दीजिए ना। स्किल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल ट्रेनिंग और थर्ड वन क्या था? स्किल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल ट्रेनिंग और एक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फाइनेंशियल। ठीक है, इन 3 टर्म्स याद रखिएगा, ऐसे पूछ देता है एग्जाम में, और बाकी उसका एग्जाम्पल वगैरह। इतना सबको समझ में आ गया? यस सर, जी गॉट इट। यस ठीक, ओके। मैं थोड़ा सा स्पीड तेज कर दिया था, उसके लिए सॉरी। डिस्टेंस लर्निंग क्या है, अब देखिए नाम से ही समझेंगे। बहुत इसमें जो डिफिनीशन दिया गया उसको आप पढ़ भी सकते हैं, बट हम लोग नाम से समझेंगे क्योंकि सब चीज़ें नाम में ही छिपा हुआ है। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि क्या? डिस्टेंस यानी लर्निंग, डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी कोई भी जब हम वर्क करते हैं जो डिस्टेंस, कोई भी लर्निंग करते हैं जो डिस्टेंस होता है, मतलब इसको ऑनलाइन कोर्स भी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस यानी कि हम घर बैठे बैठे चीज़ों को सीखते जो हैं, वो डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत आता है। बहुत सारे लोग डिस्टेंस कोर्स भी करते हैं, घर बैठे बैठे चीज़ों को सीखते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है कि जब हम दूर बैठे जो है चीज़ों को सीखते हैं, घर पे बैठे हुए, जो है लर्निंग का प्रोसेस होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। तो आप दोनों समझ में आए, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, एक बार कोई बता दीजिए। जी समझ में आ गया। सर ब्लेंडेड में अभी होता तक है किस, फेस टू फेस और ऑनलाइन लर्निंग का मिक्सचर होता है। हाँ देखिए फिगर को याद रखेंगे तो याद आएगा। देखिए फिगर में दिया ट्रेडिशनल लर्निंग हो गया, ऑनलाइन लर्निंग, दोनों का देखिए कॉम्बिनेशन जो दिया गया है उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक, और डिस्टेंस लर्निंग क्या है कि जब हम घर बैठे बैठे यहाँ से मैं सीख पा रहा हूँ, DSU से जुड़ पा रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ पा रहा हूँ, डिस्टेंस लर्निंग, घर बैठे बैठे सीख ले रहा हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्रणव जी डिस्टेंस लर्निंग में हम ये डाल सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन से स्टडी करना, या फिर जो हम ओपन से स्टडी करते हैं जैसे कॉलेज वगैरह में मास्टर्स वगैरह? हाँ, ओपन से डिस्टेंस का मतलब यही, डिस्टेंस का मतलब सिंपल होता है कि जो हम स्टडी करते हैं वो डिस्टेंस में आ जाएगा। हाँ हाँ ओके यूनिवर्सिटी के थ्रू मटेरियल भेजा जाता है सर इसमें, स्टडी मटेरियल हाँ, प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटी सर इसमें। हाँ, तो वही मैं बोला था ना कि जैसे मैं अगर घर बैठे बैठे अगर मैं DSU से जुड़ा हूँ, पतंजलि से जुड़ा हूँ, तो एग्ज़ाम वगैरह भी इसका भी होता है, एग्ज़ाम मटेरियल वगैरह भेजा जाता है, ऑनलाइन चीज़ें रहती है। ठीक, इसे ऑनलाइन कोर्स भी बोला जाता है। समझ में आया? जी हाँ जी, यस यस। अब देखिए इतना समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में इससे बात बिल्कुल बनने वाली नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। अब वो पूछेगा कि आखिर डिस्टेंस लर्निंग में और ब्लेंडेड लर्निंग में अंतर क्या होता है, ये पूछेगा। तो अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है एग्जाम, उसको समझने का प्रयास करेंगे। डिस्टेंस लर्निंग स्पेशली क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में डिफरेंस क्या है।
डिस्टेंस लर्निंग में ज़्यादा जो ऑनलाइन क्लास वगैरह होता है बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लेंडेड लर्निंग। जैसे अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस लर्निंग महीने में अगर 20 दिन क्लास ऑनलाइन हो रहा है तो ब्लेंडेड लर्निंग में 10 ही दिन रहेगा। मतलब जो ऑनलाइन क्लास वगैरह लिया जाता है डिस्टेंस लर्निंग में वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ब्लेंडेड लर्निंग। ये जो है दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर डिफरेंस ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया सबको? प्लीज एक बार हेलो? फिर से रिपीट कर देंगे? जी बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। जैसे डिस्टेंस लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि हम ज़्यादा ऑनलाइन क्लास वगैरह ले रहा हूँ तो ऐसे होता क्या है कि डिजिटल लर्निंग में ज़्यादा ऑनलाइन क्लास बच्चों को मिलता है अटेंड करने के लिए। बट ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होगा कि महीने में 1 या 2 बार कभी कभार मिल गया। बट डिजिटल लर्निंग में ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने को मिलता है एज कम्पेयर टू द ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है? जी हाँ जी, थैंक यू। ओके, किसी को कोई डाउट रहा कर बीच में पूछते जाइए। अब देखिए जो यहाँ पे कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं? ओके, एक छूट गया है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है NMEICT यानी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो इसमें जो कुछ टर्म्स याद करने हैं हमें, उसको हमें माइंड में रखना है। इसमें जो पहला है, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ देता है, गलती से वो भी पूछता है। ठीक है, तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि क्वालिटी ऑफ मतलब हायर एजुकेशन में क्वालिटी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसका जो एम है वह यह है कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ठीक, और अब देखते हैं कि ये कब अप्रूव्ड आया। मतलब द मिशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द 2 जनवरी 2009 यानी 2 जनवरी 2009 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मिशन को लाने के लिए अप्रूवल मिल गया। और आया कब? NMEICT लॉन्च कब हुआ? 3 फरवरी 2009 को। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है? इसका एम क्या है? इसका एम क्या है कि हायर एजुकेशन में जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके हायर एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और गवर्नमेंट ने कब इसको अप्रूवल दिया? 2 जनवरी 2009 को। और अप्रूवल देने के बाद जब लॉन्च किया गया तो लॉन्च कब किया गया? 3 फरवरी 2009 को। ठीक, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। स्वयं एक प्रकार का पोर्टल है। पोर्टल यानी कि अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि जब हम स्वयं को ओपन करते हैं तो कैसे दिखता है, क्योंकि सारी चीज़ें माइंड में रहना चाहिए ना। कई लोग समझेंगे स्वयं है क्या, ओपन होता है कैसे दिखता है। तो आगे मैं उसका पिक्चर वगैरह रखा हुआ भी दिखाऊंगा। तो स्वयं क्या है? फ्री, यहाँ पे जैसे लिखा भी है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है स्वयं। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 15 अगस्त 2016 को। डेडिकेटेड टू द नेशन यानी नेशन को डेडिकेटेड किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 9, 2017। तो कुछ ये जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, जैसे कब लॉन्च किया गया या नेशन को डेडिकेटेड किया है, कब डेडिकेटेड किया गया बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें याद रखना है। ये स्वयं जो है एक प्रकार का पोर्टल है। पोर्टल यानी कि एक प्रकार का वेबसाइट है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि जब ओपन किया जाता है तो कैसा रहता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि स्वयं का मोस्टली जो स्वयं का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एंड एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म ये माइंड में रखिएगा, मोस्टली जगह पूछता भी है और पूछ भी सकता है इस बार। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? हेलो जी भैया, एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। स्लाइड दिख नहीं रहा है क्या? अभी दिख रहा है आप? थोड़ा सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक, जल्दी सही हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म अगर याद रखिएगा, बाकी जो डेट मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो उसको याद रखिएगा। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्वयं के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें जान लें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
ये किसके द्वारा लाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि उस समय जब लाया गया था तो MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और उसका जो चेंज हो गया उसका नाम, उसको बोलते हैं MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी ये जो स्वयं लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया है। अब लगभग 90% अगर क्वेश्चन जो बनता है स्वयं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है तो 90% चांसेस रहते हैं कि ये जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है इसको पूछता है। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल वगैरह क्या है? तो इसका जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है, पहला है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी और तीसरा क्वालिटी। यानी कार्डिनल प्रिंसिपल यानी ये जो 3 सिद्धांत इसी के ऊपर ये वर्क करता है। एक्सेस यानी एक्सेस से मतलब होता है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी कि सुगम। किसके लिए सुगम? जैसे कि बहुत सारे लोग, आप लोग जानते भी होंगे कि आज भी जो है भारत में बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां पे अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं पाई है। तो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाई है, बट क्या कि बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी हुई हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि स्कूल वगैरह भी नहीं जा पाते हैं। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट स्कूल लाने का उद्देश्य ये था कि एक्सेसिबल मतलब हर जगह पहुंच पाए, मतलब क्योंकि मोस्टली लगभग 95 से लेके 96% लोगों तक मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। आज के समय में लगभग सभी के पास मोबाइल है। एक्सेसिबल मतलब ये कि कोई भी बच्चा अगर यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा पढ़ने के लिए, कॉलेज वगैरह नहीं जा पा रहा, तो उसके लिए क्या है? एक्सेसिबल हो, मतलब वो ऑनलाइन घर बैठे ही पढ़ सकता है। एक्सेस का मतलब एक्सेसिबल यानी कि सुगम हो गया एजुकेशन। दूसरा इक्विटी। इक्विटी यानी कि इक्वालिटी, इक्वल की भावना। अब जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम आती है कि हाँ सबको समान रूप से एजुकेशन मिलना चाहिए। इसमें क्या है कि सभी लोग जो है इक्वल तरीके से, मतलब इक्वली चीज़ों को सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो इक्विटी का मतलब ये हुआ। क्वालिटी यानी क्वालिटी पे भी फोकस किया जाता है इसमें क्वालिटी, जो कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं या जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहते हैं वो नहीं होता, सब क्वालिटी से रिलेटेड है। क्वालिटी पूरा इसमें पूरे क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। ठीक, ये जो कुछ पॉइंट है उसको याद रखिएगा, जैसे किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया, किसके द्वारा लाया गया, या इसका 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल, यानी एक बेहतर से बेहतर लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पे। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। आगे हम लोग बात करेंगे डिजिटल डिवाइड की। डिजिटल डिवाइड में होता क्या है स्पेशली, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी है और कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है, यानी जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। यानी डिजिटल डिवाइड का मतलब ये हो गया, तो यानी स्वयं के आने से क्या हुआ कि ये जो गैप था वो कम हो गया, यानी डिजिटल डिवाइड का जो गैप हुआ था वो कम हो गया है। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आया। हमें इसमें क्या क्या याद रखना है, इसको किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया, यानी किसके द्वारा लाया गया, इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या हैं, और बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल मतलब बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराया जाता है, और सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, यानी जो कम्युनिकेशन का गैप था उसको जो है इसके द्वारा जो है कम कर दिया गया है। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उसी को लिया हूँ, तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप सभी लोग माइंड में रखिएगा। और नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है कि 32 DTH एजुकेशनल टीवी चैनल है जो कि MHRD द्वारा लाया गया है। MHRD स्वयं प्रभा को किसने लाया? MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसे अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। ये है क्या? 32 DTH एजुकेशनल टीवी चैनल होता है जिसमें जो है बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के जो है चैनल प्रोग्राम वगैरह आते रहते हैं। टीवी पे आप DTH चैनल पे आप देख सकते हैं स्वयं प्रभा। आगे हम लोग इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या क्या याद रखना है और कैसे चीज़ों को देखना है? सभी को समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है तो पूछ ले। भैया जो आपने स्वयं में बताया था ना वो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लाया गया, फिर आपने कुछ बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे जो है बने हैं ना, विभाग भी तो हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो उसमें जो है MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD है,
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जिसको MOE बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या लर्न करना है। माइंड में सारी चीज़ों को रखिएगा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्वयं प्रभा भी हो गया, स्वयं प्रभा के बारे में हम लोग आगे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं अब इसके फीचर्स, क्योंकि मोस्टली जगह फीचर भी बहुत पूछता है। मैंने बहुत सारे सैंपल में फीचर वगैरह देखा है, इसमें भी बहुत सारे फीचर पूछता है। तो पहला इसका फीचर क्या है, वन स्टॉप वेब एंड मोबाइल बेस्ड इंटरेक्टिव ई कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज, यानी कि जो वेब ऑनलाइन या मोबाइल के थ्रू जो हमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, इसका ये एक फीचर ये हो गया। वेब यानी कि ऑनलाइन वगैरह या मोबाइल बेस्ड जो है इंटरेक्टिव ई कंटेंट प्रोवाइड हमें कराया जाता है। ठीक, तो ये जो वर्ड हाईलाइट है उसको माइंड में रखिएगा, वेब एंड मोबाइल बेस्ड इंटरेक्टिव ई कंटेंट। दूसरा है हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस। हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि जो लर्निंग की जो क्वालिटी है वो बेहतर से बेहतर हो चुका है, यूजिंग मल्टीमीडिया ऑन एनी टाइम एनीवेयर बेसिस, यानी कि इसमें जो है लर्निंग की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती है। अब मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि जो वीडियो वगैरह आप कहीं भी देख सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर बेसिस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें जो टीचर वगैरह भी होते हैं वो जो है एक्सपीरियंस वाले होते हैं, हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउज इजी एक्सेस। एक्सेस यानी कि एक्सेसिबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है। मॉनिटरिंग, इसमें मॉनिटर भी किया जा सकता है जो बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। एंड सर्टिफिकेशन, और एक चीज़ और है कि इसमें अगर आप पूरा कोर्स वगैरह करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। मॉनिटरिंग का काम होता है, एक्सेस का काम होता है, सर्टिफिकेशन का काम होता है। ये 3 पॉइंट याद रखिए, एक्सेस, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन। ठीक, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम टू क्लैरिफाई डाउट, यानी कि यहाँ पे जो भी टीचर इसलिए मतलब स्वयं में जो भी टीचर वगैरह रहते हैं वो जो है, एक होता है ना हाई फैकल्टी रहता है, एक्सपर्ट रहते हैं सब्जेक्ट की, क्या आपके जितने भी डाउट हैं आपको जितने भी डाउट है सबको क्लैरिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पीयर ग्रुप इंटरेक्शन डिस्कशन भी रखा गया, हाई क्वालिटी के टीचर रखे हैं, एक्सपर्ट रखे जाते हैं जो आपके हर डाउट को क्लियर कर दें। और इसमें हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी दैट एज टू द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग। हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैं बहुत सारे लोग को ICT नहीं समझ में आता, तब क्या है कि मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको ये लगेगा कि हाँ, जैसे मैं क्लास में पढ़ता हूँ जो चीज़ें मुझे समझ में आती है ऐसे ही मैं ऑनलाइन भी सीख सकता हूँ। यानी कि अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो जब आप स्वयं पोर्टल से जुड़ेंगे, वहाँ पे जो भी कोर्स करेंगे तो होगा क्या कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जिसके द्वारा क्या है कि आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी और जो क्लासरूम में जो क्लासरूम टीचिंग वगैरह है उस तरह से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इसमें जो कुछ पॉइंट याद रखना है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। जैसे होगा वेब एंड मोबाइल बेस्ड इंटरेक्टिव कंटेंट होता है, हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस में जो टीचर रहते हैं एक्सपीरियंस वाले होते हैं, और थर्ड पॉइंट है एक्सेस मॉडिफिकेशन भी होता है इसमें। ओके, और इसमें पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन होता है, यानी कि जो टीचर वगैरह सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं आप उनसे अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी हो सकता है, हाई मॉडल ऑफ डिलीवरी होता है इसमें जो है, यानी कि एक प्रॉपर गाइडेंस आपको इसमें बराबर मिलता रहेगा। तो ये हाईलाइटेड के इसमें जो पॉइंट हाईलाइट किए तो जो है आप जो है माइंड में रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। एक बार सबका फीडबैक ले लीजिए, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर, आ रहा है। मैसेज कर दीजिए सर। सर जी बताइए। हेलो। हाँ, मैं आपकी बात। ये स्वयं और स्वयं, देखिए स्वयं प्रभा क्या है? सर। हाँ, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर हाँ स्वयं। जी प्रणव जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी। सर आप ईयरफोन लगाएं क्या? जी ईयरफोन लगाया हूँ। सर लेट आवाज जा रही है आपको। ठीक है, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, स्वयं और स्वयं प्रभा, जैसे इसमें अंतर पूछ दिया तो सर इसमें अंतर क्या है, आप मेरे को बता दीजिए एक शब्द में, मतलब क्या कहें? बिल्कुल बहुत सिंपल शब्द में आपको बता दे रहा हूँ। एक तो होता है, मैंने बताया ना 32 DTH चैनल होता है, टीवी चैनल होता है, यानी आप जब DTH ऑन करेंगे तो टीवी उस पर दिखाएगा चैनल होता है। ठीक,
किसमें सर? स्वयं प्रभा में? स्वयं प्रभा में मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। ठीक। और दूसरा एक होता पोर्टल होता है। पोर्टल यानी कि देखिए ऐसे होता है जैसे अलग अलग पोर्टल यानी वेबसाइट टाइप होता है। देखिए जब स्वयं पोर्टल आप करेंगे तो ऐसे ही ओपन होगा, आप देख पा रहे हैं सभी लोग, ऐसे ही ऑन होगा। देखिए स्वयं पोर्टल ही हो गया। अब बाकी जो दूसरा है स्वयं प्रभा क्या है, वो एक DTA 32 DTA टीवी चैनल होता है। ठीक, समझ में आया? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वयं देखिए स्वयं प्रभा आ गए हैं। स्वयं प्रभा पे अभी समय भी हो चुका है, एक दो स्लाइड और कवर करके फिर इसके बाद क्वेश्चनिंग वगैरह ले लिया जाएगा। स्वयं प्रभा में क्या है? 32 DTA चैनल टू टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम बाय यूजिंग सैटेलाइट GSAT-15। अब देखिए इसमें क्या बहुत बार देखा हूँ, ये भी पूछा गया कि किस सैटेलाइट का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन वगैरह दिया रहेगा, तो इसमें आपको ये याद रखना है GSAT-15 सैटेलाइट का यूज किया जाता है। ठीक, और दूसरा क्या है? द प्रोग्राम विल बी अवेलेबल फॉर 24/7। ठीक, द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU। ये जो अलग अलग नाम दिया गया इन सबके द्वारा ये जो कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा जाए। UGC है, CEC, IGNOU है, IIT है, NPTEL है जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होती है। इन सारे चीज़ों के द्वारा जो है कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। तो ज़्यादा समय है नहीं, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर वो NME वाली स्लाइड जरा एक बार वापस दिखाएंगे क्या? रुकिए एक बार दिखा रहा हूँ। सारा मोबाइल हैंग कर। आपको इसमें क्या डाउट आ रहा था? सर वो मतलब लॉन्च हुआ था 3 फरवरी 2009 को, और सर उसका वो और क्या था वो नहीं पता चला सर थोड़ा सा। जैसे 2 जनवरी 2009 को अप्रूवल मिला था उसको और फिर लॉन्च किया था 3 फरवरी को। ठीक है, ठीक है सर, थैंक। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है किसी को न समझ में आया हो तो एक बार पूछ ले। सर एक बार डिस्टेंस लर्निंग का बता दो प्लीज, क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग जो आपने बताई ट्रेडिशनल और ऑनलाइन लर्निंग आती है उसमें, और जो डिस्टेंस लर्निंग आप बता रहे हो वैसे तो डिस्टेंस लर्निंग इसलिए की जाती है क्योंकि टाइम नहीं होता तो डिस्टेंस लर्निंग कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्लासेस कैसे होती है और इसमें कम कैसे होती है, ये डिफरेंस नहीं समझ में आया मुझे। जैसे क्लासेस वगैरह का मतलब क्या? डिजिटल लर्निंग जैसे अगर आज के समय कोरोना वायरस के समय, ठीक, तो अब इसमें क्या है कि कोरोना वायरस के समय में क्या है कि ऑनलाइन वगैरह फिर भी चाहे उसमें मान लीजिए ज़्यादा भी नहीं होता, कम से कम 5-6 जो भी 7-8 जो भी कुछ भी क्लास होता होगा, ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट एग्जाम लेते, कुछ ना कुछ तो क्लास लिया ही जाता होगा। डिजिटल लर्निंग को ऑनलाइन कोर्स इसलिए ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी होता है, उसमें ऑनलाइन क्लास भी कुछ लिया जाता है। बट यह है कि एज कम्पेयर टू द ब्लेंडेड लर्निंग के कंपेयर में उसमें ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह क्लास लिया जाता है, एक सिंपल सा अगर बोलूँ तो। क्योंकि अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो क्लास वगैरह तो लिया ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आपको रिजल्ट वगैरह दे दिया जाएगा। रिजल्ट अगर डायरेक्टली दे दिया जाए तो फिर बात की बात है। ठीक, सर वो सिंक्रोनस वाला एक बार बता दीजिए ना। हाँ, सिंक्रोनस वाले में ये बोला था कि कोई चीज़ जब हम ऑनलाइन सीखते हैं, ऑनलाइन वगैरह जो सीख लर्निंग करें, जैसे सिंक्रोनस में ये हो गया कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन है, या अभी क्लास के बाद आपको कोई डाउट रहा फिर आपने मुझे मैसेज किया तो भी तो मैं ऑनलाइन होकर उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो चैट वगैरह जो हो गया ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख रहे हैं ऑनलाइन, वो भी सिंक्रोनस हो गया। कोई भी चीज़ आप जो ऑनलाइन वगैरह सीख रही हैं उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। और एसिंक्रोनस यानी कि जो ऑफलाइन है, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोडेड रहती हैं, उसको जैसे ये वीडियो अभी जो ऑनलाइन वगैरह देख रहे हैं तो सिंक्रोनस हो गया। अब जो अपलोड हो जाएगा उसके बाद जो लोग देखेंगे असिंक्रोनस होगा। ठीक, सर फिर इसमें ये स्किल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ट्रेनिंग कैसे रिलेट करती है एसिंक्रोनस में? एसिंक्रोनस में क्या है कि अब देखिए, अब बहुत सारे देखिए मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, ठीक, तो होता क्या है कि अब तो ऐसा है ना कि लाइव अगर क्लास कर रहे हैं तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो बातें बताई गई हैं ट्रेनिंग वगैरह की, तो जो बहुत सारे पहले की वीडियो वगैरह अपलोडेड हैं, जैसे
बिजनेस से रिलेटेड बात करूँ तो विवेक बिंद्रा की है या सोनू कुमार हैं, तो इन लोगों की जो वीडियो अपलोडेड है उस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं चीज़ों को तो उसमें तो सिंक्रोनस रहेगा, बट ये जो बातें बोली गई हैं वो अपलोडेड वीडियो वगैरह के बारे में बोली गई हैं जो ट्रेनिंग वगैरह से पहले से अपलोडेड की जा चुकी है। सर मैं एक चीज इसमें बोलना चाहूंगी, मतलब मुझे डाउट है। जी। जो हाँ। सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज में हम ये कह सकते हैं क्या कि मतलब एक ही क्लास में जो लाइव चल रही हो या फिर कैसी भी क्लास में सारे पार्टिसिपेंट्स एक साथ बैठे हों और एक साथ चल रही हो चीजें।